चाहिए, वो चीज अलग है। देखिए अगर बाई चांस मुझे नहीं ध्यान है तो आप किसी ने पूछ के कर भी सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास है अवेलेबल मटेरियल कि ये लेना है और ये बिल्कुल नहीं लेना है, उसको ध्यान में रखिए। कुछ ऐसी होम रेमेडीज होती है जो हम अपनी माँ से सुनी होती है, जहाँ हम रहते हैं वहां के लोगों से सुनी होती है, और इसको अप्लाई भी किया है। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, भले नाम अलग है, तो उससे बहुत असर पड़ा है। तो प्लीज पहले बात कंप्लीट करने दिया कीजिएगा, क्योंकि बीच में अच्छा है लेकिन क्या लेना क्या नहीं, अच्छा ये वो मत, मेन मुद्दा बाद में वो चीज हट जाती है। जैसे अस्थमा में था, मैं अस्थमा का बताती हूँ। अस्थमा में लेमन वाटर पूरे दिन में, पूरे एक नींबू नहीं, थोड़ा सा नींबू का लेना चाहिए, क्योंकि लेमन जो होता है वो बहुत जल्दी फ्लेगम को, चिकनाई को काटता है। पहली चीज, पूरे दिन भर नहीं लेना, ज्यादा लेमन लोगे तो अल्सर हो जाएगा, क्योंकि वो रिमूव कर देगा लाइनिंग को, इनर, ठीक है ना, जो हमारे स्टमक के एसोफेगस की, तो अल्सर होने का चांसेस होता है। तो पूरे दिन में आधा आधा नींबू से भी आधा डेली एक लेना है, लेमन वाटर, लेमन टी जिसे कह सकते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे। दूसरा अस्थमा के लिए होता है बकरी का दूध, कहते हैं जैसे हमारे अगर अपने मदर की बात करूं तो हमारे गांव को बिलोंग करते थे, तो कहते हैं कि जिस बच्चे ने 2 साल 1 साल बकरी का दूध पी लिया उसको कभी रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होती। तो ठीक है, तो बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है। और ये मुद्दा मेन था, ये भी भूल गए। आजकल तो डेंगू में पिलाया जाता है ना, लेकिन बकरी का दूध जिस बच्चे ने बचपन में पी रखा, 1 साल 2 साल, इवन 6 महीने भी, तो कहते हैं उसको अस्थमा नहीं होता। तो ये चीज देखो दिमाग से उस दिन हट गई मेरी, ठीक है। दूसरी एक होती है वासा, वासा करके होता है, ये पहाड़ के एरिया में पाया जाता है। इसको अलग अलग लैंग्वेज होती है, जैसे बाबा रामदेव इसको वासा लेक के नाम से बेचता है, और पहाड़ में इसको बसिंगा कहते हैं। तो ये जैसे फलों को, जैसे फल जो होते हैं उसको अगर ऊपर से ढक दिया जाए तो फल बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो वासा जो होता है, काला वासा तो एक नॉर्मल होता है, तो कहते हैं ये भी अस्थमा के लिए रामबाण औषधि है। तो कहते हैं जैसे दशहरा आता है, शरतकालीन दशहरे के समय जो अस्थमेटिक पेशेंट है, शरतकालीन दशहरे से पीना शुरू करे और होली तक, शुरू में तो ये 2 बार पिए, सुबह और शाम पिए, डेली बनाना है। और एक बनाया हुआ जो होता है गुनगुना करके जब छान लो, गुनगुना प्रातः काल पीजिए और सायकाल पीजिए खाली पेट, ठीक है। तो कहते हैं ये भी अस्थमा को जड़ से खत्म करता है। और जब गर्मी आने लगती है, जैसे जिस एरिया में हम रहते हैं, तो जैसे होली के बाद गर्मी स्टार्ट होने लगती है, तो इसको आप कम कर दीजिए या मात्रा कम कर दीजिए, या दिन में 1 बार लीजिए। तो लेकिन ये कि ताजा बनाना है, सुबह का बना के आप शाम को गुनगुना करके पी सकते हैं, यानी कि आज बना के फ्रिज में रख दिया। तो देखिए ये चीज भी मेन मुद्दा थे, उस दिन दिमाग से हट गया। तो ये आप यकीन मानेंगे कितनों को बताया कि बासा जिस एरिया में रहते हैं हम, आप अलग अलग नाम से, जिसको अगर बासा उसे कहते हैं जो मार्च के और अप्रैल के समय में व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं, उसको सक करो तो मीठा मीठा सा रहता है। तो मधुमक्खियां इससे भी वो शहद बनाने के लिए चूसती है। तो बासा जो होता है वेरी गुड फॉर द अस्थमेटिक पेशेंट। तो इसके पत्ते हो गया, डंडी होगी, इवन जड़ को भी सुखा के इसका काढ़ा बना के पिया जाता है। तो ये भी अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने कहा है कि कभी कभी क्या होता है, शुरू में क्या होता है, बहुत ड्राई कफ होता है। तो जैसे पुराने लोग क्या कहते हैं, जैसे सूखी खांसी कहते हैं ना, कि जब इतना ड्राई होता है कि कफ नहीं निकलता, तो कहते हैं बेसन जो होता है उसको घी में भून के उसका पतला हलवा बनाया जाता है, बिल्कुल पतला पतला, ठीक है। तो उसको जैसे 2 चम्मच अभी खा लिए, गरम गरम का मतलब निवाया होना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद गुनगुना पानी पीते रहो। तो उससे भी क्या होता है, सुबह ले लिया, फिर अगले दिन ले लिया, 2-3 दिन करने से क्या होता है, वो कफ भी क्या होता है, धीरे धीरे घी के साथ मिलकर डाइल्यूट होने लगता है, मुलायम होने लगता है। जब तक हम दोष को मुलायम नहीं करेंगे, हम उसको गला नहीं सकते। जब गला नहीं सकते तो सरलता से बाहर नहीं आता। तो कफ कभी कभी इतना जम जाता है पत्थर की तरह, तो उसको ये किया जाता है। तो ये भी किया जाता है, तो हम ये भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या आता है, जैसे मैंने कहा था, तिल के तेल में, सरसों के तेल में हम पूजा वाला कपूर मिला के गुनगुना करके सर में, पेट में, छाती में, पीठ में मालिश करें, पेट में मालिश करें। और प्रातः काल जो होता है, पेशेंट को, जो भी अस्थमेटिक पेशेंट होता है, सर को ढक के मलमूत्र का त्याग करने के बाद गुनगुना पानी पीना है, और पानी को धूप में रखना है और पीट करके बैठ जाना है। तो क्या होता है, छाती में जब छाती की जो बैक, जो हमारी स्पाइन के पास ही हमारे लंग्स होते हैं, उसमें धूप पड़ती है, तो धीरे धीरे कफ भी मेल्ट होता है। तो ये भी बहुत बेटर देन बेस्ट है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए। बाकी तो बताया था कि एनिमा भी होना चाहिए, और हमें षटकर्म कराना है, जलनीति, सूतनीति, कुंजल दंड, यानी कि पेशेंट की टर्म एंड कंडीशन को देख के जरूर कराना चाहिए। जब भी आ जाता है शीतक्रम, व्युतक्रम, धोती क्रिया, धोती के साथ अग्निसार क्रिया,
ये चीज करानी चाहिए। इससे भी क्या होता है, जो कफ होता है धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, डाइल्यूट हो गए। ये इसमें क्रिया में आते हैं। फिर क्योंकि अस्थमा क्या होता है, मैंने कहा था कि शरीर में कफ का जम जाना ठंड के कारण होता है। तो हमें क्या कराना है कि ऐसी प्राणायाम ऐसे कराना है जो क्या करे, शरीर में गर्मी उत्पन्न करे और लंग्स से कफ को मेल्ट करते हुए बाहर ले जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी ऐसे व्यक्ति को गुनगुना पानी पिलाना चाहिए और धूप में पीट करके बिठाना चाहिए प्रातः काल। और उसके बाद उसकी पानी की जो बोतल सफेद रंग की होगी, अगर सूर्य तप्त का हम लाल रंग की बोतल में पानी रख के धूप में रखने से वो उसका ड्यूरेशन होता है, वो चीज अलग है, थोड़ा इसके बाद बताऊंगी। तो जैसे हमने सफेद बोतल रख दी, धूप में पानी गर्म हो रहा है और अपने आप अब क्या करेंगे, जैसे हम 8 बजे करीब 9 बजे करीब जब धूप पड़ रही है उसकी पीठ में, और हम उसको जब प्राणायाम कराएंगे, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, उज्जाई प्राणायाम हो गया, और उसके साथ साथ हम सूर्य भेदी प्राणायाम कराएंगे और ब्रीथिंग टेक्निक सही करेंगे, इनहेल एक्सहेल एक रिदम में कराएंगे। लेकिन इनहेल करते हुए पेट फूलना चाहिए, एक्सहेल करते हुए नाभि पीठ की तरफ। तो इससे भी कहते हैं शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। प्राणायाम की बात करें, शरीर में जब गर्मी बढ़ती है और हम पानी पी रहे हैं तो धीरे धीरे कफ भी डाइल्यूट होता है, पानी के साथ मिलकर सरलता से कफ के रूप में बाहर आने लगता है। तो ये जब हम अभी आप में से पता नहीं किसने जो रहा होगा, तो एक स्टूडेंट थी, उसको अस्थमा का अटैक पड़ गया था। तो पहली बार तो नोबुलाइजर लगा लेता, लेकिन दूसरी बार यही करवाया था, उसको प्राणायाम कराया, धूप में उसकी बोतल रख दी, प्रैक्टिकल भी चल रहा था। बस कहा कि आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए, आप सूर्य भेदी प्राणायाम करिए, आप इनहेल एक्सहेल एक रिदम में करिए, पानी की सिप मारते रहिए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 मिनट में उसने 3-4 बार कफ पास करने गई, मुंह से जब पसीना आने लगा, पानी पीते पीते 2 सिप मारा, ये करते गए तो उसको बहुत रिलीफ मिला। तो ये चीज भी करनी जरूरी है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये चीज था। बाकी अदर ट्रीटमेंट में हमने कहा था कि हॉट जैसे मसाज तो देनी है, क्योंकि मसाज क्या होता है, आपके दोषों को मुलायम करता है। उसके बाद हमने क्या करना था, लोकल स्टीम, फुल स्टीम, हॉट फुट बाथ, ठीक है, आम बाथ। और क्या होता है, छाती के जो पीछे, ये तो है ही है, हम ये तो देंगे देंगे, इंफ्रारेड की सिकाई पीठ में, ये भी हो गया। पीठ की मतलब छाती की जो पीछे जो वो है हड्डी है, जिसे थोरेसिक कहते हैं, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन देंगे, पेट में हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन देंगे। तो इससे भी क्या होता है, पेट में हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन देने से क्या होता है, एक तो अग्नि बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख लगती है, भूख जब लगेगी खाना खाना है, पाचन अच्छा होगा, पाचन अच्छा नहीं होने से मल त्याग भी होगा। दूसरा, पीठ में जो हमारी छाती के पीछे जो हम जब हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन देते हैं, तो कफ भी क्या होता है, हमारे लंग्स फैलते सिकुड़ते, जिससे एयर चैम्बर में जो कफ होता है वो भी निकलता है। इसलिए मैंने बोला है कि धीरे धीरे गुनगुना पानी पिलाते रहना, उससे क्या होता है, कफ डाइल्यूट होकर सरलता से निकलता है। ये चीज में आता है। फिर स्पाइन में हम जब पीठ में हम कहते हैं इंफ्रारेड की सिकाई दे सकते हैं, ये चीज आता है। उस तरह से हम काफ, जैसे मैंने कहा हॉट फुट बाथ आम बात है, और कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं देना होता हॉट फुट बाथ, तो हम काफ मसल्स में हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन देते हैं, या सॉरी यहाँ नहीं देंगे कोल्ड, हॉट फॉर्मेंटेशन देते हैं, जैसे गर्म पानी की थैली गर्म काफ मसल्स में रख देंगे, तो ये भी बहुत उत्तम होता है। तो एक रात को सोते समय तो हॉट फुट बाथ, एक दिन हॉट फुट बाथ दे दिया, एक दिन ये दे दिया, इससे कहते हैं नींद अच्छी आती है, कफ का जो अस्थमा का जो अटैक होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है। तो ये चीज भी इसमें अंतर्गत आती है। फिर आती थी डाइट। तो डाइट में जैसे मैंने कहा कि लेमन पूरे दिन में थोड़ा सा लेना है, ठीक है, ये चिकने को हटा देता है। अब क्या कहते हैं कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का कुछ समय के लिए त्याग करना है। देखिए, व्हाइट कलर की चीजों को त्याग करना चाहिए। जो व्हाइट कलर होता है ये ठंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कहते हैं जब खांसी होती है तो दूध मत पीजिए, चावल मत खाइए, दही मत खाइए, इवन मूली खाने को मना कहते हैं। अगर आपको चावल खाने तो कहते हैं इसमें हल्दी डालिए, लौंग डालिए, दूध पीना है तो इसमें केसर डालिए या बॉर्नविटा डालिए या गुड़ डालिए, क्योंकि कलर चेंज होता है। तो अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे। अगर है तो आप इसको यूज कर सकते, जैसे दूध में गुड़, गर्म दूध में गुड़ डाल के ले ले तो ये भी कफ को निकालती है। चावल तो शुरू में मना होता है, लेकिन कुछ समय बाद आप उसमें लौंग, हल्दी, केसर डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो अगर चावल की जगह फिर आता, पहाड़ में इसको झंगोरा कहते हैं, झंगोरा, जिसको प्लेन में समा के चावल कहते हैं, झंगोरा। तो ये भी अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, कई चीजें बाद में ध्यान आई रही है, तो उस दिन मुद्दे में हम उलझ ही गई। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं उलझ जाती हूँ और मुद्दा मेरे दिमाग से हट जाता है। तो अगर आपने देखा होगा कि जिसको आप व्रत में खाना खाते हैं, जिसको समा के चावल कहते हैं, ये झंगोरा होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बेटर देन बेस्ट होता है। इवन डायबिटिक के लिए तो है, लेकिन इसके लिए भी है। उसी तरह से पहाड़ में कहा जाता है, एक प्लेन में तो इसको बिच्छू घास कहते हैं, पहाड़ में इसको कंडाली कहते हैं, लेकिन जो ये घास होती है ये पानी के एरिया में होती है, तो ये इतनी गर्म होती है, तो सर्दियों में पहाड़ के लोग इसको खाते हैं। इसमें देखिए इसके प्लस पॉइंट कितना है,
मल्टीटास्क इसका। एक तो इतनी गर्माहट होती है मस्कुलर पेन के लिए। कभी पहाड़ में जो लोग, क्योंकि बचपन में जिन्होंने पहाड़ को बिलोंग किया या पहाड़ के लोगों से जिनका कनेक्शन होगा, बिच्छू घास खाने से ये गर्माहट देता है तो मस्कुलर पेन नहीं होती। दूसरा, ये बहुत ज्यादा आयरन कंटेंट यानी कि खून को बढ़ाने वाला है। तीसरा क्या होता है, गर्माहट आने से ये कफ को मेल्ट करती है। तो ये चीज के बिच्छू घास का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आपने सुना होगा कुछ समय पहले कि आर्मी वाले क्या कहते हैं, बिच्छू घास का इसके धागे से कपड़ा बना रहे हैं कि जो सियाचिन में रहते हैं। तो देखिए कितनी चीजें, लोकल जो खाना है, लोकल भोजन है, ये भी कैसे बीमारी से बचाने के कार्य करेगी। प्रभु ने इतनी स्पेशल एक काम कर रखा कि जहाँ ठंड ज्यादा है वहां ठंड से क्या क्या रोग हो सकते हैं, उस रोग से बचने के लिए वहां जो भोजन दिया है उसमें उस रोग से होने वाली दवाइयां ऑलरेडी फिक्स कर रखी है। तो ये चीज होता है। उस तरह से हम ये कर सकते हैं। पहाड़ों में मंडवा का होता है, कहते हैं मंडवा भी गर्म होता है तो कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए जैसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है, तो मंडवा जो होता है कफ पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये क्या करता है, ऑयल को खींचता है। ठीक है, तो मतलब चिकनाहट को खींचता है, कफ का ऑलरेडी चिकनाहट है तो ये चाहिए। लेकिन इसका बोला प्रातः काल करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो होता है। तो कम मात्रा में, बहुत भूख मतलब आप दिन में 6-7 बार खाना खाइए, लेकिन 2 बार कम कम मात्रा में अनाज खाइए और ऐसी डाइट लीजिए जो आपके पेट को साफ कर सके। तो देखिए ये चीजें भी एक होम रेमेडीज में भूल गई कि ये भी हमारे अस्थमा के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, फिर हमने कहा था एनीमा। एनीमिक जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है, क्योंकि इनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो इनको एनीमा स्टार्टिंग में जो क्रॉनिक होता है, स्टार्टिंग में 1-2 दिन 1 हफ्ते तक लगातार देना चाहिए। लेकिन एनीमा से पहले व्यक्ति को खुद गुनगुना पानी नींबू के साथ ले सकता है, क्योंकि लेमन इज एलिमिनेटिव टाइप, ये गंदगी को बाहर निकालती है। उसके बाद जैसे बैठ के आराम से 2-3 ग्लास पानी पिया गुनगुने पानी में, उसके बाद खड़े होके आराम से ताड़ासन ताड़ासन किया, वॉक कराया, ताकि वो अपनी स्वेच्छा से मल त्याग करे। उसको करने के बाद एक्सरसाइज जो हमारी योगिक है वो बताऊंगे और क्या क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद तब हम मसाज करते हैं, तब एनिमा देते हैं। तो हमें लेमन का जो होता है ना, 2-3 नींबू का, सॉरी 1-2 नींबू का एनिमा देना चाहिए पेट साफ के लिए। फिर अगर हम आते हैं कि कैसा खाना नहीं देता, जैसे मैंने बताया था, जिसमें चिकनापन हो, उड़द हो गया, भिंडी हो गया, अरबी हो गया, कच्चा प्याज हो गया, केला हो गया, तो चिकनापन लेके आए। उड़द हो गया, छोले, राजमा, ये चीजें नहीं देनी है। बाकी तो कितनी वैरायटी आप दे सकते हैं। ओके, ये चीज आती है। दूसरा इन्होंने कहा था कि हम क्या करना चाहिए, हमें प्राण आसन कैसे करने चाहिए। आसन वो करनी चाहिए जिसमें पेट और छाती इन दोनों का मूवमेंट हो। तो पेट में क्या होता है, जैसे एक पाद उत्तान, द्विपाद उत्तान, पाद चक्रासन हो गया, पवन मुक्त आसन हो गया, उष्ट्रासन हो गया। ठीक है, तो ये हम करवाएंगे, ये पेट के लिए, ताकि हमारा क्या हो, जो जठराग्नि प्रदीप्त हो। क्योंकि नाभि जो होती है अग्नि का एरिया होता है, जब अग्नि को हम सक्रिय करते हैं, नाभि को सक्रिय करते हैं, तो अग्नि भी धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो भूख लगेगी, खाना खाएंगे, पाचन अच्छा होगा। उसी तरह से हमें लंग्स का करना है। लंग्स के हमें फैलने वाले आसन करने, जैसे हमने कहा था पेट के बल लेटेंगे तो भुजंग आसन हो गया, धनुरासन हो गया, सर्पासन हो गया। बैठ के हमारा उष्ट्रासन होता है, अर्धचंद्रासन होता है, ये चीज करना है। सूत्र सॉरी पीठ के उसमें करेंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चक्रासन हो गया, हमारा मरकट आसन हो गया, ये चीज कर सकते हैं। बैठ के हम कर सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्र हो गया, वक्रासन हो गया, भुजंग आसन हो गया, सॉरी गौमुख आसन हो गया। इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए मैं कॉमन कॉमन बता दूं, इसमें बहुत सी चीजें जिसमें लंग्स फैल रही है। ठीक है ना, त्रिकोण आसन हो गया, कटी चक्र आसन हो गया, इसमें भी आप जब फैलते हो तो कंधा आपका सीधा होना चाहिए, ये झुकना नहीं चाहिए। तो ये भी आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लंग्स फैलते हैं तो एयर चैम्बर से कफ बाहर निकलता है। उस तरह से हमें त्रिकोण आसन हो गया, नटराज आसन हो गया, ये हम इसके अंतर्गत, ताड़ासन हो गया, तिर्यक ताड़ासन हो गया, इसके हम अस्थमा के अंतर्गत कर सकते हैं। अब क्रियाओं में जैसे हमारी मुद्राओं में जैसे ताड़ागी मुद्रा होगी, जिसमें नाभि का मूवमेंट हो रहा है, पेट फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, तो जिसमें पेट बाहर जा रहा है, सांस लेते हो और सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर जा रही है, जैसे हम अगर मुद्राओं में आएंगे, ताड़ागी मुद्रा होगी, अश्वनी सॉरी हमारी अग्निसार क्रिया होगी। तो ये क्रिया करने से क्या होता है कि जो नाभि का एरिया होता है वो सक्रिय होने लगता है। ठीक है, और ये अग्नि का केंद्र माना जाता है। तो अग्नि के बढ़ने से क्या होता है, गर्मी बढ़ती है शरीर में, तो कफ का मेल्ट होता है, डाइजेशन, भूख भी लगती है, और क्या होता है, डाइजेस्टेड जूसेस सिक्रेट होने लगता है, जिससे जो भोजन किया जाता है सरलता से पच जाता है। तो ये मैं फिर रिपीट कर रही हूँ अस्थमा का। तो इतनी बात क्लियर है। और अस्थमा में साथ साथ क्या कहा जाता है कि जैसे, क्योंकि कहते हैं ना कि कब्ज
कोई भी बीमारी होती है उसका जो असर होता है पेट में पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, ये मल त्याग सरलता से नहीं होता, प्रॉपर जो हमारे इंटेस्टाइन जो होते हैं क्लियर नहीं होते। तो कहते हैं जो मुनक्का होता है रात भर, या तो अगर दूध जैसे मना होता है शुरू में, तो रात भर गर्म पानी में थोड़े से पानी में कॉपर के उसमें भिगा देना चाहिए, और सुबह क्या करना है कॉपर का पानी भी पीना चाहिए, मुनक्का को भी चबा चबा के खाना चाहिए। तो ये भी क्या करता है पेट साफ के लिए फायदा होता है। या दूध में भिगा के ऐसे रख लेना चाहिए, या दूध में थोड़ा पका के रखना चाहिए, और फिर चबा चबा के जब गुनगुना हो जाए चबा चबा के मुनक्के को भी खाना चाहिए। तो ये भी पेट में इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, यानी कि अस्थमा भी धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। तो ये अस्थमा का था। तो देखिए कई चीजें दिमाग में आई कि अरे ये भी तो था, ये भी तो हमने तो बचपन में कहते थे खांसी होगी चलो कंडाली की सब्जी, जैसे जो होती है ना रीजनल लैंग्वेज होती है कंडाली की सब्जी, इसको पहाड़ों में कंडाली कहते हैं या बिच्छू घास कहते हैं। तो ये चीज खाते थे, अच्छा ये भी खाते थे, ये भी करते थे, वो सब दिमाग से हट गया। तो ये अस्थमा में मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया कि ये ट्रीटमेंट भी किया जाता है। क्लियर। उस तरह से ओबेसिटी में, ठीक है, ओबेसिटी में क्या होता है कि एक तो हमें फ्रूट्स ऐसे लेने चाहिए जिसमें फाइबर हो, तो चोकर वाला खाना खाना चाहिए, पॉलिश अनाज नहीं खाना चाहिए, छिलके वाला अनाज खाना चाहिए, और पानी बिल्कुल सॉलिड, खाना हमारा सॉलिड नहीं होना चाहिए, उसमें लिक्विड होना चाहिए। जैसे दाल कई लोग बहुत गाढ़ी खाते हैं, और जैसे सब्जियां, मतलब उसमें लिक्विडनेस होनी चाहिए, ऐसा भोजन लेना है। फ्रूट्स खाना है, खाने से 1 घंटे पहले फाइबर फूड जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर ये खा सकते हैं, सैलेड, या फ्रूट्स खाने चाहिए अपने दिन में 2-3 बार, ठीक है। तो कहते हैं प्रातः काल सोने के समान, दिन में चांदी के समान, और उसके बाद लोहे के समान। तो ठीक है, तो सुबह प्रातः काल ये दिन के समय कभी फ्रूट्स ले लीजिए, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आप 1-2 फ्रूट लेना चाहिए, जूस नहीं लेना चाहिए उसको, और चबा के खाना चाहिए। जो उसके जो फाइबर होते हैं, रफे जो होते हैं, आंतों में जाते हैं, पानी के साथ मिलके स्टूल के साथ उसको क्या कर लेते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं, और इजीली बाहर आ जाता है। ये इन्होंने, ओ भाई चला गया, इसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और चीज इन्होंने क्या बता रखी है, 2 सेकंड है, ओ भाई ये कहाँ चला, चलिए। तो ये चीज में, और दूसरी चीज क्या थी, कई लोगों को क्या होता है कि दिन में, फिर मैं कहूंगी हर बीमारी में अपनी एक डाइट भी होनी चाहिए कि अनाज को हम कम से कम लें, और हम 2 बार की बजाय, अच्छा भोजन लेने की बजाय 3-4 बार मील कर लें, वो ज्यादा बेटर होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो जैसे दिन में ले लिया, 5 बजे ले लिया सूरज ढलने से पहले जो अनाज है, लेकिन उसके बाद जो हम फ्रूट्स लेंगे, सैलेड लेंगे, इन तक वाटर प्रॉपर लेना चाहिए। ये चीज उन्होंने कहा। जो भी आप बिस्किट ले रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, आटा होना चाहिए। ये जो बेकरी के होते हैं मैदे वाले, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब कॉन्स्टिपेशन वालों को कहते हैं फ्राई खाना नहीं खाना चाहिए, सिंपल रॉ होता है, या जो कुक्ड वेजिटेबल्स होते हैं इनको ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना चाहिए। फिर इसमें भी वही चीज है कि क्या करना चाहिए, आंतों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए जो कॉपर जो बर्तन होता है उसका पानी पीना चाहिए, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जैसे कई लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने अस्थमा में बताया था कि पेट साफ करने के लिए करना चाहिए, मुनक्के को दूध में पका दो, और उसको जो गुनगुना हो जाए तो मुनक्का चबा चबा के खाइए और दूध पीजिए, इससे भी पेट साफ होता है। और फिर कभी आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 1 चम्मच आपने गुनगुना घी पी लिया, या तो 1 गिलास में घी मिला दीजिए, तो आप पूरा दूध पीजिए, या तो आप एक काम करिए 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, यानी 10 ml घी पी लिया गुनगुना, उसके बाद आपने गुनगुना दूध पी लिया, आराम से पीते रहिए। तो क्या होगा, घी क्या होता है, दूध के साथ डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर वो आंतों में जाता है। एक तो आंतों की ड्राइनेस दूर होती है, कब्ज होने का कारण ये भी होता है कि कई लोग घी नहीं खाते, तो आंतों की ड्राइनेस होने से उसमें मूवमेंट नहीं होता, जिससे स्टूल पास नहीं होता। तो क्या होता है, जो चीज हम खा रहे हैं वो सारा का सारा बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करती, थोड़ा 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 एब्जॉर्ब करती है, तो उसमें कहती है आंतों की भी ड्राइनेस दूर होती है, और जो वेस्ट होके हमारे मल में जाता है, तो इस कहते हैं ना बहुत इजीली वो आउट हो जाता है बॉडी से। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। तो हम घी का भी कर सकते हैं, या अरंड के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। क्या आपने क्या करा, 5 या 10 ml गुनगुना, अरंड का तेल बहुत गाढ़ा होता है, तो मैं तो सीधे गले में खोल के यहाँ डालती ताकि फ्लेवर भी ना आए, एकदम यहाँ। उसके बाद गुनगुना दूध पी लिया अपने फ्लेवर में डाल के, वो पी लीजिए, तो इससे भी क्या होता है, पेट साफ होता है। और लेकिन इसको करने के बाद क्या करना है, थोड़ा वॉक करना है। अगले दिन सुबह उठे, गुनगुना पानी पिया, वॉक किया, गुनगुना पानी पिया, वॉक किया, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, पेट साफ होता है। तो ये भी बहुत इसका फायदेमंद है। फिर जैसे बताया था कि कैसा खाना नहीं, अब इसमें भी होगा, एब्डोमेन मसाज होती है, स्पाइनल मसाज होती है, पेट के ऊपर हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन रख सकते हैं, हॉट हिप बात ले सकते हैं, ये चीज उन्होंने बता रखा है। एब्डोमेन पैक बांध सकते हैं, अगर आप पेट को बांध देंगे कपड़े से, जैसे पहाड़ों में डिलीवरी के बाद, नहीं डिलीवरी के बाद तो बांधते बांधते आप पहाड़ों में देखते होंगे वो टाइट से अपने पेट को बांध के रखती है, तो इससे भी क्या होता है
भूख भी अच्छी लगती है, पेट भी नहीं बढ़ता और मल त्याग भी सरलता से हो जाता है प्रातः काल। तो आप इसको एब्डोमिनल पैक भी बांध के रख सकते हैं। ये चीज तो है ही है। कुंजल दंड करना है। कुंजल दंड करने से क्या होता है, जो पानी रह जाता है वो क्या होता है, नमक वाला पानी होता है, वो आंतों में जाके गंदगी को बाहर लेके आता है। तो ये चीज के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं एनीमा, एनीमा इसमें शुरू के 2-3 दिन लगातार दे सकते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि एनीमा से पहले व्यक्ति को स्वतः ही स्टूल पास करने जाना चाहिए। गुनगुना पानी पिया, लेमन वाटर 2-3 गिलास आराम से बैठ के, उसके बाद वॉक किया, ब्रिस्क वॉक कहते हैं, ताड़ासन ताड़ासन टाइप का किया, तो ये चीज करे। और हर 15 दिन में जो कॉन्स्टिपेशन वाले होते हैं लघु संघ प्रक्षालन कर सकते हैं 15 दिन या 20 दिन में, तो ये जरूर करना चाहिए, ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ भी वही है, अगर हम क्रिया में आएंगे तो जैसे अग्निसार क्रिया होगी, ठीक है, तड़ागी मुद्रा होगी, ये व्यक्ति को करनी चाहिए। क्या होता है, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सिर्फ इससे जठराग्नि से संबंधित तो हम देखते हैं हमारा जो पेट और आंतें दबती है, फैलती है, तो आंतों की क्रियाशीलता बढ़ने से मल त्याग भी होता है। मूलबंध लगाना, मूलबंध की प्रारंभिक जो प्रैक्टिस होती है वो क्या होता है हमारा अश्वनी मुद्रा, ये चीज की जा सकती है। तो ये सब इसके अंतर्गत करनी चाहिए। तो ये सब जैसे मैंने बताया था ना कि ये सब हम जब करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ मिलेगा। तो ये चीज था। अब मैं आती हूँ मुद्दे पे। फिर वो मुद्दा आता है हमारा किसका, और देखिए फिर मैं कहूंगी कि अपनी डाइट में चिकनापन जरूर लेना चाहिए। अगर हम एनीमा की बात करें, एनीमा तो लेते हैं, तो कभी कभी ड्राइनेस के, हमारी आंतों की ड्राइनेस के कारण क्या होता है कि हमारी आंतें काम नहीं करती, जिससे मल बाहर नहीं आता। तो आंतों मतलब कभी कभी जैसे हम तो लिया है कॉन्स्टिपेशन के लिए 1 नींबू का, 2 नींबू का, कागजी नींबू का एनीमा, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो तेरे ताजे मट्ठे का, ताजा जो मट्ठा होता है उसमें हल्का पन चिकनापन होता है, खट्टा नहीं होता, तो उसका भी एनीमा लेना चाहिए। हमारी आंतों को क्या करता है, नरिश करता है, तो इसका भी हमें एनीमा लेना चाहिए। क्लियर, ये चीज होता है। अब मैं आती हूँ जो मेन मुद्दा था मेरा, मेन मुद्दा आज का था हमारा आर्थराइटिस। क्लियर। देखिए मैंने कहा ना पिछली बार कई चीज बीच में आने से मेरे दिमाग से सब चीज हट गई थी। इतनी बात क्लियर होगी, हाथ खड़ा जब बोला जाए, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अस्थमा के लिए बासा फ्री में मिल रहा है, इसमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो बस थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। बिच्छू घास जिसे कंडाली कहते हैं, अगर सर्दियों में तो आप ये जरूर खाइए, हफ्ते में 1 दिन। खाते भी है, पिटाई भी होती है, खाया भी जाता है। ये है बिच्छू घास है, क्या इसको खाया भी जा सकता है? बासा हाँ, मतलब बिच्छू घास होता है क्या? नहीं, बांसा इज अ डिफरेंट थिंग, उसको पहाड़ों में बसिंगा कहते हैं। बांसा का इसके पत्ते, फूल और स्टेम को धो करके ना, थोड़े से 4-5 पत्ते हो गया, स्टेम थोड़ा काट के मोटा मोटा, और इसका पकाया जाता है पानी में। जैसे 1 गिलास पानी में आपने डाल दिया, तो जब वो 1/4 रह जाए तो बंद कर दो, फिर उसको छान के गुनगुना पी लो। अगर कोई डायबिटिक नहीं है तो हल्का सा गुनगुने में शहद मिला लेता है, अदरवाइज ऐसे ही पी लेते। कई लोग उसके साथ सौंफ डालते हैं। तो क्लियर, बहुत अच्छा है। कंडेली का तो मुझे पता है क्योंकि हम पहाड़ के ही हैं, तो वो तो सब्जी मुझे मालूम मैंने है। बोला, हाँ, हाँ, और कंडेली तो यहाँ भी उगती है मैम, बहुत होती है यहाँ। जहाँ ठंडा होगा आप हाँ देखेंगे थोड़ा रूप रंग चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज होगा, हाँ पर सब रह जाती है। जैसे कि हाँ मालिश में यूज होता है। हैं? ये जो आप पोटली मसाज होती है, जैसे पोटली मसाज में हम लोग वो डालते थे जब कॉलेज में थे, वहाँ हाँ पर जी, हाँ जी, बिच्छू घास एग्जैक्टली। डालते थे। वो तो यहाँ का लोकल था, लेकिन ये ऐसा हर जगह का नहीं खाया जाता। जो पानी वाली जगह होती है ना, जहाँ हर कोई नहीं जाता है, यहाँ तो जानवर सब कुछ है, तो ये नहीं, इसकी एक अच्छी साफ जगह होती थी, वहां का खाया जाता था। यस, अच्छा, इसकी सब तो क्या उसमें भी उतना ही वो होता है, जैसे कि वो टच हो जाती है तो बहुत मिर्च लग जाती है, बिल्कुल तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। उसमें भी इतनी मिर्च होती है? मतलब वो टच करने पर हालत खराब हो जाती है ना, जहाँ से भी लग जाता है वो। उसका जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का, उसको पानी में जैसे चिमटे से पकड़ के धोया जाता है, उसको उबाला जाता है, पीसा जाता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कभी आपने बिच्छू घास का साग खाया हो, तो आपको कोई भी साग अच्छा नहीं लगेगा, ये उसकी क्वालिटी है। मैम मुझे तो वो तो वैसे ही टच करने से इतनी मिर्च लग जाती है कि वो सोच के भी लगता है कि वो बिच्छू घास कैसे खाई जाती होगी। वो तरीका होता है उसका, हर चीज का एक तरीका है। जहर, सांप के जहर से इंसान मरता भी है, सांप के जहर से इंसान बचाया भी जाता है। तो तरीके हैं हर चीज के, ठीक है ना। तो यही चीज है। ओके, कहते हैं ना, जहर जहर को ही मारता है। अब सांप का जहर है, और सांप का जहर आदमी को मारता भी है और आदमी को जिंदा भी रखता है। तो ठीक है, तो टेक्निक होती है। तो अब मैं आप आर्थराइटिस में आ जाऊं आर्थराइटिस में। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी कुछ तो नहीं थी। और देखिए अस्थमा के लिए रेस्पिरेटरी डिजीज के, जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके कभी होंगे, उन्हें कम से कम 6 महीने बकरी का दूध जरूर पिलाइएगा।
कहते हैं जिसने 6 महीने 1 साल, वैसे कहते हैं 2 साल जिसने पी लिया, 2 साल नहीं तो कम से कम कहते हैं जिसने 6 महीने दूध पी रखा हो ना बकरी का, उसको श्वास की कोई रोग नहीं होता। ये हमारी माँ कहा करती थी जो कभी कॉलेज तो दूर स्कूल नहीं गई। तो इसे होम रेमेडीज कहते हैं। मैं एक क्वेश्चन है इसमें, अगर जो जैसे एडल्ट हैं वो भी पी सकते हैं फिर अगर उनको प्रॉब्लम है एस्मा की तो? हाँ अरे मैंने कहा ना, अब बचपन में जैसे कहते हैं ना, जैसे कई कई बार क्या होता है, कोई स्टमन कंडीशन ऐसी होती है कि मदर फीड नहीं करा सकती बच्चे को, जैसे कहते हैं ना गाय का दूध दे दिया जाए, तो वैसे बकरी का भी दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल 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 दे सकते हैं। विज्ञान आओ करके सीखें। मैं तो कहती हूँ ट्रायल करिए क्या होता है। सोते हुए हॉट फूड बात जरूर दीजिएगा। जैसे मैंने ये चीज बताया ना, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। चेस्ट पैक जरूर बांधा कीजिए, नींद बहुत अच्छी आएगी। मैम जो अस्थमा पौधे का आटा है, जो पौधा का आटा है और जो झंगोरा है, तो उसकी तासीर तो गर्म होती है ना, तो वो समर में भी खा सकते हैं? समर में इतना अटैक नहीं पड़ता, अगर सीवियर है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसको लिक्विड फॉर्म में रखिए, क्योंकि इतना ऑलरेडी कफ इतना ड्राई क्यों है, क्योंकि पानी की कमी के कारण। खाओगे तो पानी और हो जाएगा, तो उसको पतले फॉर्म में बना सकते हैं बिल्कुल। जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है ना, उनको ठंड ज्यादा लगती है। कहते हैं ना कई लोगों को जून जुलाई में भी ठंड लगती है, किसी को दिसंबर में भी गर्मी लगती है। तो जो कफ प्रधान शरीर होगा उसको अस्थमा का अटैक ज्यादा होता है, जो पित्त प्रधान होगा उसको बीपी हाई रहेगा। ठीक है, तो वात पित्त का आपके व्यवहार, आपका मतलब ये नहीं मैं आपको बोल रही हूँ, हम सबके व्यवहार को और बीमारी को बताता है। जो कफ प्रधान शरीर होगा उसको रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस 99 होते हैं, बट अपने को कंट्रोल करें ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एग्जैक्टली खा सकते नहीं खा सकते, प्रातः काल खाइए। और जो मंडवे का जो पत्ती पत्ती जैसे 5-5 ग्राम की 2 चपाती बना दो, 7 ग्राम की यानी 14 ग्राम 15 ग्राम की टोटल 2 चपाती बना दो, तो उसको किस में खाना है, लिक्विड दाल में खाना है। ये नहीं कि सूखी सूखी चनाई करनी है, लिक्विड दाल में। आप देखते हो एकदम वो सोक कर लेती है। ठीक है, हाँ मैम, जो पौधे का आटा है उसे तो मिक्स करके मतलब बनाते हैं ऐसे कोई अब कोई देखो में, वो बनता नहीं है क्लास वैसे। करनी, मेरा कहने का मतलब उसको एज ए लिक्विड फॉर्म में आप इंटेक करिए। अच्छा झंगोरा अच्छा। आप लेते हैं तो उसको सूखा नहीं खाना, उसको जैसे खिचड़ी में उसमें दाल मिला के इंटेक करना है। ठीक है, तो ये चीज मैंने बोला है, क्लियर, वो मैंने पहले भी क्लियर किया। ठीक है, ये चीज है। अब आगे चलो, आर्थराइटिस। ठीक है ना, ओके मैम। देखो वैसे मेरे सिलेबस में तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन अगर समय मिला आज के उसमें तो मैं रूमेटॉइड पे भी बता दूंगी। तो देखो आर्थराइटिस जो होता है, आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रखा है आर्थराइटिस वर्ड, कहाँ से, ग्रीक वर्ड होता है जिसमें एथ्रॉन का मतलब होता है ज्वाइंट और इटीज का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये आ रखा था, यानी कि आर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एथ्रॉन का मतलब होता है जॉइंट्स एंड इटीज का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इट मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स में दाग होना, जलन होना, दर्द होना। ठीक है, तो ये चीज होता है। आप कहते हैं क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है ना। क्रॉनिक माने बहुत पुरानी बीमारी होती है, एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे आती है और फिर अपना असर दिखाती है। कहते हैं शुरू में क्या होता है, अर्ली स्टेज में क्या होता है, जो यूजुअली क्या होता है इसमें पूरा बॉडी में इसका इफेक्ट होता है। ठीक है ना, इसमें इन्वॉल्व होता है, और या फिर कभी 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट इसमें इसके इफेक्ट में आते हैं। यानी कि जो हमें दिखता है शुरू में, ये तो पूरी बॉडी में इन्वॉल्व होता है, या 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट्स में इन्वॉल्व होता है। कौन, आपका आर्थराइटिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जॉइंट्स में क्या होता है, इसमें डिफॉर्मेशन आने लगती है, यानी कि बदलाव आने लगते हैं। जैसे हमारे जॉइंट्स, हाथ की शेप, ये मत देखिए गोरे काले भाई, ये देखना भी सीधे हैं, जॉइंट्स कोई टेढ़े मेढ़े नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आने लगती है, तो उंगलियां इस टाइप से होती है कि सीधी भी नहीं हो पाती, और कई लोगों की इधर को मुड़ती है, कई की इधर को मुड़ती है। तो यानी कि जो जॉइंट्स में जो होती है ये डिफॉर्म हो जाती है कंप्लीटली। ठीक है ना, और पेशेंट एक समय, कई लोग देखते होंगे जिनके हाथों में असर पड़ता है या तो पैरों में असर पड़ता है, तो चलने फिरने में दिक्कत होती है। इवन कहते हैं वो हैंडीकैप कैसे हो जाते हैं, वो चलने फिरने में भी असहाय हो जाते हैं, इवन वो अपना खाना भी खुद नहीं खा पाते। इस तरह से इन्होंने बोला कि एक तरह से व्यक्ति क्या हो जाता है कि हैंडीकैप हो जाता है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है ये। तो ये चीज बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ बोला, आगे चलूं। मैंने कहा था जो पूछना बाद में पूछना। देखो फिर आज अस्थमा कितना लंबा चला गया, जब पिछली बार 2 में था, क्योंकि मेन मुद्दा में सब बीच में डिस्टर्ब होने से वो चला गया था, इतना आ गया। अब मैं आती हूँ ऑस्टियो। अब ये कितने टाइप की होती है आर्थराइटिस, होती है 2 टाइप की, ऑस्टियो और रिमेटॉइड। ठीक है, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी से संबंधित। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है,
इन दो, जो ऑस्टियो की बात करें चाहे रिमोटाइड की बात करें, इसमें जो मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, मेन फीचर्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का जलन दहा जिसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन इज द मेन फीचर्स ऑफ आर्थराइटिस। क्लियर? आगे चले। अब आता है ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट्स जो होते हैं, ये जो होते हैं डीजेनरेट होने लगते हैं, यानी कि जॉइंट्स में एक विकृतियां सी आने लग जाती है, जो जोड़ होते हैं उसमें विकृतियां सी आने लगती है, ठीक है ना। जो भी क्या होती है, खासकर कहाँ असर डालती है, ओल्ड एज के ग्रुप में डालती है। जैसे भाई पहले तो होता है कि 60 के बाद हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम आज की बात करें, ओल्ड एज ग्रुप तो अगर 50 क्रॉस हो गया तो भैया फिर आप ओल्ड एज में आ गए, क्योंकि मैं भी इसी ग्रुप में आ गई हूँ, ओल्ड एज में, ठीक है। तो ये चीज है। क्लियर? तो ये चीज है। बाकी इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात जैसे मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, डिफॉर्मिटीज हो जाती है, किसमें, जॉइंट्स, स्पेशली कब होती है, ओल्ड एज के ग्रुप में, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है और चीज ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ज्यादा बोलते बोलते वो हो जाता है, स्लिप हो जाता है दिमाग से। किस में चेंज आने लगते हैं, जो संरचना होती है, जो बनावट में, किसके स्ट्रक्चरल चेंजेस किस में आने लगते हैं, जो आर्टिकुलर जो होती है ना आपकी कार्टिलेज में, जो जॉइंट्स में जो आर्टिकुलर आर्टरीज जो होती है ना कार्टिलेज, उसमें स्पेशली चेंज आने लगते हैं। अब कहते हैं आर्टिकुलर जो कार्टिलेज का क्या मतलब होता है, अब कहते हैं आर्टिकुलर, पहले समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी कहा कि क्या होते हैं, जो आर्टिकुलर जो कार्टिलेज जो होते हैं जॉइंट्स के, उसमें उसकी बनावट में, उसकी संरचना में क्या आने लगते हैं, कुछ चेंजेस आने लगते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। किसमें, आर्टिकुलर कार्टिलेज, कहाँ के, जॉइंट्स। अब फिर नोट करिए व्हाट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो क्या होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज है क्या, एक लचीला फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज है, जैसे ब्लड क्या कनेक्टिव टिश्यूज है ना, तो आर्टिकुलर जो कार्टिलेज क्या है, एक लचीला फ्लेक्सिबल क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। ये कहाँ होता है, ये हमारी मज्जा में होता है। मज्जा में एक चीज पाई जाती है जिसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, इससे बने होते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने। फिर मैं आगे चलूंगी। जो हमारी मज्जा में एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स से बने होते हैं, कौन, आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्लियर? अब जैसे हमारे कान की, नाक की और बोन के जॉइंट्स की, मज्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोन मैरो। हाँ। अच्छा, अब आप, अच्छा हमारी नाक की जो अंदर की हड्डी कैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, कान के अंदर की तो हम देख नहीं सकते, लेकिन जो ये होती है ना बाहर की, ये जिसको आप बिल्कुल, अच्छा आपने आम को खाया तो आम की गुठली, जब आप आम के जो अचार खाते हो ना, उसकी जो गुठली जो होती है वो कैसे आप चबाते हो, तो जो कार्टिलेज इस टाइप की होती है, हड्डी है लेकिन हड्डी तो बहुत हार्ड होती है, लेकिन हड्डी का एक सॉफ्ट फॉर्म है, मतलब लेमन की भाषा में बताऊं तो इतनी बात पता चल गई। तो कहाँ जॉइंट्स के जो आर्टिकुलर मैट्रिक्स होते हैं उसमें चेंजेस आने लगते हैं। अब मैंने कहा था व्हाट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज है। ये कहाँ होता है, ये हमारी जो मज्जा जैसे बोन मैरो होते हैं उसमें जो कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स के बने होते हैं, जैसे कान की, नाक की, जॉइंट्स के, हड्डी के बने होते हैं, इससे बने होते हैं, कार्टिलेज से बने होते हैं। क्लियर? आप देख रहे हैं नाक की हड्डी कितनी अंदर की कितनी सॉफ्ट होती है। क्लियर? अब कहते हैं, अब इसी में एक शब्द आया कॉन्ड्रोसाइट्स। अब कहोगे अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या, तो इसलिए मैंने फिर बताती हूँ व्हाट इज अ कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होता है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। कॉन्ड्रोसाइट वो रॉ मटेरियल है जो आपके कार्टिलेज के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है ना, तो ये आपके मैट्रिक्स सॉरी कार्टिलेज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब क्या करता है ये सेल्स, क्या करते हैं ये सेल्स, एक चीज सीक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं ईटीएम। ईटीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ईटीएम जैसे एटीएम होता है तो ईटीएम होता है, तो ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को रिलीज करता है। अब ये एक्स्ट्रा जो आपका सेलुलर जो मैट्रिक्स है, अब ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है, मेंटेन का कहता है ना कि घर मेंटेन करके रखो, अच्छा रखो, मेंटेन और सस्टेन का मतलब टिका के रखता है किसको, कार्टिलेज को। अगर ये ईटीएम नहीं होता तो कार्टिलेज ना तो मेंटेन रहता, ना ये परमानेंट टिकाऊ रहता। तो ये दो चीजें जो नहीं आई, आर्टिकुलर आपका कार्टिलेज, तो ये भी पता चल गया, और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ये भी पता चल गया, इन दोनों के काम क्या है। क्लियर हो गया, नोट कर लिया। अब आगे चले। तो अब इन्होंने कहा कि इसमें मतलब
ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, क्योंकि जॉइंट्स के फिर कहूंगी आर्टिकुलर जो हमारे वो होते हैं कार्टिलेज होते हैं, इनकी जो संरचना में इनकी बनावट में विकृतियां आने लगती है, ठीक है, चेंजेस आने लगती है। खासकर कहाँ, कौन से जॉइंट्स में, जैसे आपके वेट वेयरिंग जॉइंट, जैसे आपका क्या होता है स्पाइन में, ठीक है, आप घुटनों में, क्लियर, ये चीज आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब थोड़ा आगे चलो। अच्छा, अब कहते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मेन सिम्टम ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या होते हैं? पेन, दर्द होना, स्टिफनेस यानी कि जकड़न रहना, कहाँ पे, जॉइंट्स में, जितने भी जोड़ हो सकते हैं खासकर, ठीक है ना, कमर में या घुटनों में स्टिफनेस रहना या दर्द होना। अब दूसरा क्या होता है कि जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें कि जब व्यक्ति क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके बाद क्या होता है, पेन ज्यादा बढ़ जाता है, यानी पेन इंक्रीज होता है आफ्टर एक्सरसाइज। ये इसके सिम्टम्स है। और अदर सिम्टम्स क्या होते हैं इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस के? आंखों से पानी आना, वाटरी आइज जिसे कहते हैं, ये चीज उन्होंने बता रखा है, ठीक है। जो गर्दन जो होती है ड्राई होने लगती है, ये चीज उन्होंने बता रखी है। पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, कंपकपाहट सी आने लगती है, ये चीज उन्होंने बता रखा है। जैसे मैंने कहा था ना, वेट वेयरिंग जॉइंट में इसका ज्यादा असर पड़ता है। जब हमारे को तकलीफ वेट वेयरिंग जॉइंट्स में पड़ेगी तो क्या होगा, हमारे पैर में क्या आने लगेंगे, चलने फिरने में दिक्कत होगी, कंपन आने लगेगी, क्लियर, ये चीज जैसे मैंने भी बताया था, ठीक है। अब और कभी कभी कहते हैं एलर्जी के कारण भी इसके, एलर्जी भी जो सिम्टम्स होती है, एलर्जी हो जाना किसी भी चीज से, धूप से, पानी से, या खुजली हो जाना, या कभी चकत्ते पड़ जाना, ये भी इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कई किसी किसी की स्किन ड्राई होने लग जाती है, पैचेज आने लगते हैं, ओके, तो ये चीज मैंने बता रखा। और कहते हैं इसके जो और दूसरा क्या होता है कि इसके जो, सॉरी, ठीक है, ये चीज तो उन्होंने बताई। अब इन्होंने इसका जो कॉज, इसे क्या कहते हैं कि, और क्या चीज उन्होंने बता रखा है कि सबसे बड़ी बात है, और क्या चीज होती है इसमें, कहते हैं कि इसमें कहते हैं गॉल ब्लैडर का जो, या लीवर का जो फंक्शन होता है डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, ये भी इसके अंतर्गत दिखा रखा है इन्होंने, ओके। गॉल ब्लैडर और लीवर में भी कि जो फंक्शन होते हैं उसमें भी डिस्टर्बेंस आने लगता है। अब आता है कॉज। व्हाट इज द कॉज? मेन कॉज क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस का? मेन कॉज की बात करें अगर आता है, ये आपका होता है, कई लोग कहते हैं मल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। कुपोषण का मतलब क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं। अच्छा खाना और सही खाने में अंतर होता है। कई लोग सोचते हैं कि हम तीनों वक्त अच्छा खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और हम नॉनवेज खा रहे हैं, या हम महंगा खाना खा रहे हैं। ये नहीं, कि आप क्या कार्य करते हो, किस एरिया में रहते हो, और आपकी देह प्रकृति कैसे, उसके हिसाब से व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। अगर ये दिमाग में रखते हुए भोजन नहीं करोगे, देश काल परिस्थिति मैंने हमारी देह को देखे अगर व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा। तो मल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि कुपोषण। जैसे कि हमें पालक खाना चाहिए, हमें सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। हम सोच रहे काम तो हम इतना कर नहीं रहे, लेकिन हम ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो वो भी जो चीज हमें चाहिए वो तो नहीं मिल पा रही। अदर चीज मिलने से क्या होता है कि जो जिस शरीर में जिस चीज की कमी होने लगती है, तो धीरे धीरे वो विकृतियां उत्पन्न होने लगती है। तो मल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, ठीक है, यानी कुपोषण का होना। कुपोषण का मतलब ये कि जिनको खाना नहीं मिलता वो कुपोषण के शिकार होते हैं। हम तुम भी हो सकते हैं, ओके। जैसे आप में से भी कहीं देखोगे एनीमिक होंगे। तो आरफा कितना है आपका हीमोग्लोबिन? मैम कम रहता है। तो आप आरफा से पूछोगे क्यों रहता है, तो यहाँ मैं फिर कहूंगी कुपोषण का मतलब ये नहीं कि जो हम डाइट ले रहे हैं, लेकिन क्या हमें लेनी चाहिए, हम वो डाइट नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमें नहीं पता, हमें भोजन के बारे में अज्ञानता है। श्रद्धा जी, कैल्शियम वगैरह सब सही है? मेरा सब परफेक्ट है मैम। गुड, क्योंकि आप डाइट पे ध्यान देते होंगे। तो ये जी। मैं इसलिए नहीं बोली, मेन एक चीज पूछनी थी, जैसे अर्थराइटिस में मान लो घुटनों की प्रॉब्लम हो रखी है किसी को, तो क्या उसमें एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए? मैं अभी इस मुद्दे पे नहीं आई, अभी मैं कॉज बता रही हूँ। फिर अभी मैं भूल जाऊंगी, फिर मुझे बाद में अच्छा, अरे छूट गया जो चलता अस्थमा में आता है। देखिए Bye. I might come back also. I'll see how I feel. Okay. प्लीज, Before leaving home, call me so I can tell you the checks. कौन है? Bye. सुरभि जी आप अपना म्यूट कर लें, अनम्यूट हो रखा है। Oh, sorry. 1 minute, please. छुट्टियां पड़ गई तो गेस्ट आने लगे, ठीक है ना, हाय बाय होने लगे। तो कपिल जी मेरी बात, मैडम तो ये मुद्दा भी, बकरी का दूध होता है, कंडाली भी होती है, एंड Sorry.
पता नहीं वो हाथ में लेके मैं उतर रही थी ना तो वो दब गया होगा। चलिए चलिए कोई Sorry. नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अब इतनी बात समझ आई, तो ये चीज इसके अंतर्गत आती है। अब मैंने कहा था कुपोषण का होना, मतलब कि जो चीज हमें चाहिए, हमें अज्ञानता के कारण वो चीज नहीं ले रहे, हम दूसरी चीजें ले रहे हैं। कभी कभी कहता है हमें कई चीजें पसंद नहीं आती, और चीज हमें पसंद नहीं आती तो हम उसे नहीं लेते। देखो मैं अपने बेटे को ये समझाती थी कि 3 तरह का खाना होता है, एक देखने में बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जीरो होती है। पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, ठीक है, आजकल यही चल रहा है। दूसरी चीज जो ना दिखने में अच्छा हो ना स्वाद में अच्छा हो, जैसे करेला और पालक, लेकिन इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होती है, जबरदस्त। एक दिखने में भी ठीक ही ठाक है, टेस्ट में भी ठीक ही ठाक है। जैसे हमारी कहते बीट रूट हो गया, बीट रूट भी कहते शक्ल अच्छी है पर टेस्ट अच्छा नहीं है, लाल लाल तो पर टेस्ट अच्छा नहीं। बीट रूट को भी बहुत से कम लोग पसंद करते हैं। तो उस तरह से जैसे हमारा आता है, क्या होता है, कई कैप्सिकम हो गया, ठीक है ना, कई लोगों को नहीं पसंद आता ये, इसको कहते हैं जैसे हमारा टर्निप हो गया, और ये चीज हो गया हमारा परमल टाइप का हो गया, टिंडा हो गया। कहते हैं क्या सब्जी में दिखने में हरी हरी सुंदर है, बाकी खाने में नहीं है। तो इसी टाइप से क्या होता है, जो न दिखने में अच्छी होती है और न स्वाद की, उसमें वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे करेला हो गया, पालक हो गया, बहुत इसमें है। तो ये भोजन भी स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। हमारे शरीर, जैसे हमने पहले कहा था, हमारे शरीर में स्थित देवता को प्रसन्न रखने के लिए खाना है। जो व्यक्ति अब राक्षस बिठा रखा है कि मानव बिठा रखा है कि देव बिठा, उस सबसे भोजन करिए, प्रसन्न चित्त होकर करेंगे, तो शरीर में जो धातु होते हैं, धातु की पुष्टि होती है, रसों की पुष्टि होती है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, पसंद आए ना आए, लेकिन हेल्थ के हिसाब से खा लीजिए। अदरवाइज क्या होगा, आपको सप्लीमेंट या तो इंजेक्शन ही लगेंगे, तो ये आपको अदर्स चीज लेनी पड़ेगी। तो जो सस्ता और टिकाऊ अच्छा माल मिल रहा है तो उसे खा लेना चाहिए हर फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज तो अब कंटिन्यूस इसको और करते, कंटिन्यूस फिजिकल स्ट्रेस, लगातार आप काम करे जा रहे हो, चले जा रहे हो, कहते हैं ना एक्सेस काम करना, फिजिकल काम करते रहना, वो भी गलत होता है। तो वो भी क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्रिएट करने में मदद करता है, ठीक है। ये ओबेसिटी, जैसे मैंने कहा था कि जॉइंट्स के क्या होते हैं, जो कार्टिलेज के होते हैं उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो ओबेसिटी क्या होता है, ये स्पाइन में, घुटनों में असर डालेगी, तो ये भी क्या करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रमोट करेगा। फिर होने का कैल्शियम डेफिशिएंसी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को ना खाना, ठीक है। और हिंदुस्तान में माताओं की कमी है कि मेरा बच्चा खा ले, मेरा परिवार में पति, और जो बचा कुचा होता है खुद खाता है। ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान में महिलाओं का है कि उन्होंने खुद के पेट को डस्टबिन बता रखा है, ठीक है। तो नहीं, हर परिवार में ये होना चाहिए कि जितना खाना उतना लो, मैं अपना पूरा साफ लूंगी खाना। तो अपनी डाइट ये भी रखना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। कैल्शियम डेफिशिएंसी, जैसे मैंने कहा मालन्यूट्रिशन क्यों होता है कि इसने छोड़ा वो भी खा लिया, इसने छोड़ा वो खा लिया, अच्छा उसके लिए छोड़ते, मेरे बच्चों को ये पसंद है या उसको पसंद है, उसके लिए छोड़ देते। नहीं, गाड़ी तभी चलती है जब आप पहिए उसमें सही होने चाहिए, और उसका जो ड्राइवर भी सही होना चाहिए, वरना पहिए सही हो, ड्राइवर अनपढ़ हो, अनाड़ी हो, तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारा शरीर तभी ढंग से काम करेगा, हम दूसरे की तभी अच्छे ढंग से केयर कर सकते हैं, जो हम फिजिकली रूप से और मेंटल रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो अपने आहार पे ध्यान दीजिए, अपने आराम में ध्यान दीजिए, तो ये चीज मेन होता है। क्लियर, तो यहाँ भी ये चीज आता है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी यानी कि अपनी डाइट अच्छी रखिए। अगर डाइट आपकी प्रॉपर होगी, उसमें जो 6 कंपोनेंट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका विटामिन, आपका मिनरल्स, ठीक है ना, आपका जो होता है फैट हो गया, और आपका इसमें रफेज, ये सब लेना चाहिए प्रॉपर। आप क्या कार्य करें, आप लैक्टेड मदर है, आप प्रेग्नेंट है, कि आप वर्क क्या करते हैं, उस हिसाब से भोजन लीजिए। अपने भोजन में सब चीजें होना चाहिए, तब आप में किसी चीज की कमी नहीं होगी। अदरवाइज एक चीज कम ज्यादा हो जाएगी तो डेफिशिएंसी की, जैसे मैंने कहा कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो ये भी चीज है। तो दूध भी पीना चाहिए, दूध और दूध से बनी हुई चीजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और कहा है कि जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पेट में कम हो जाता है, उसकी शॉर्टेज होने लग जाती है, तभी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। क्योंकि प्रोटीन का जो मेन कारण होता है ना, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है, ये यूरिक एसिड बनाता है। अब जब HCl और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन किसको, पेप्सिन की मदद से क्या करेगा, HCl अकेला, पेप्सिन कुछ नहीं करेगा। पेप्सिन तब काम करेगा प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जब वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, तो जिससे क्या होगा, जो उसका अवशेष रहेंगे वो हमारे जॉइंट्स वगैरह में ऐसी जगह जाएंगे जिससे हमारी वृद्धि होने लगेगी। क्लियर, यहाँ तक समझ आया कॉज? आगे चलें। तो अब कहते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं आसनों में आती हूँ। आसनों में तो ऐसे सारे आसन करने से, सूर्य नमस्कार इज वेरी गुड फॉर,
इसमें सारे बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, ये हो गया। ज्वाइंट मूवमेंट हो गया, आपके सर से लेके पैर तक हमें ज्वाइंट मूवमेंट करने। अगर जिनको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसको कम से कम 15-20 दिन तक हमें क्या कराना है, उसकी टर्म एंड कंडीशन को देख के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने उसको डेली ज्वाइंट मूवमेंट कराना है। ठीक है, आधा घंटा। क्लियर, ये चीज हो गया। ज्वाइंट मूवमेंट के साथ साथ हमें क्या कराना है, जैसे मैंने कहा सूर्य नमस्कार होगा, ये कराना है। फिर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो क्या कराना है हमें, जैसे हमें क्या कराना है, चक्की आसन हो गया, नौका आसन हो गया, ये चीज करानी है। उसके साथ साथ हमने क्या करना है, खड़े होकर ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, ये कराना है, ये चीज करा सकते हैं। फिर दीवार का सपोर्ट लेते हुए त्रिकोण आसन कराना है। फाइनल पोज में जाने की जरूरत है, जितना उससे आराम से उतना कराना है। उत्कट आसन कराना है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। त्रिकोण आसन कराना है सिंपल फॉर्म में, जरूर नहीं पैर का पंजा ही छूना है ना, आप घुटने को टच करिए पर वहां तक करिए, तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपके आसन रहते हैं। फिर अगर हम बातें करेंगे, फिर हमारा क्या होता है, नटराज आसन, छाती को दीवार में रखते हुए धीरे से पैर मोड़ते हुए जितना आराम से उठाया जाए वो कराना है, ये चीज आ जाती है। फिर हमें क्या कराना है, इसके बाद हम सिंपल आसन अगर हम लेट के कराते हैं तो एक पाद उत्तान, दुई पाद उत्तान, ये कराना है। पाद चक्रासन कराना, एक पाद दुई पाद, ये कराना। ठीक है, ये चीज आ गया। पवन मुक्त आसन कराना, अर्ध कराना, पूर्ण कराना, ये चीज कराना है। ओके, कंद्रासन करवाना है, ये चीज करवा दिया। नौकासन कराना, बहुत सिंपल फॉर्म में। अब पेट के बल आप आते हैं तो हमने भुजंग आसन कराना है। हमें उसके क्षमता को देखते हुए जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम धनुरासन भी करवा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को देखते हुए। ठीक है, ये चीज हो गया। जरूरी नहीं कि अगर हाथ से नहीं हमारा पैर पकड़ा जा रहा है तो हम धागे की, कपड़े की मदद से, बेल्ट की मदद से हम उसको धनुरासन करा सकते हैं। क्लियर, ये चीज तो समझ आ रही है। जो क्लास में आपको ने पता है कि अगर पैर फोल्ड नहीं हो रहे तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, एक डोरी से जो इलास्टिक बैंड होती है उसकी मदद से उसको करवा सकते हैं कम जोर में। क्लियर, ये चीज होता है। अब बैठ के अगर हम बात करें तो हमने क्या करना है, वक्रासन हो गया, मत्स्येंद्र आसन हो गया, मत्स्येंद्र का थोड़ा हाईली उसमें चला जाता है तो वक्रासन तक सही है। गौमुख आसन हो गया, गौमुख में अगर वो पैर नहीं रख सकता, पैर के ऊपर पैर जितना, उसको आलती पालती सुखमय आसन में गौमुख आसन भी करवाना है। और जब करने लगे तो जिसको प्रॉपर है वो चीज करवानी है, ये हम उसमें कर सकते हैं। उष्ट्रासन कराना, उष्ट्रासन नहीं कर सकता तो जिसे कहते हैं अर्धचंद्रासन, ये तक करवाना है। तो ये सिंपल आसन से धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये चीज में कराना है। और साथ ही साथ इन्होंने जब आसनों के आते हैं, फिर हमने कहा कि षटक्रम, जल नीति, सूत नीति, कुंजल, दंड, धोती, बस्ते, अगर यहाँ तक जा सकते हैं आगे आगे तो ये चीज भी जरूर करानी चाहिए। अगर हम आते हैं फिर मुद्राओं में, तो जैसे ताड़ागी मुद्रा होगी, ठीक है, ये चीज करानी है। और क्रिया जो हम षटकर्म करते हैं तो अग्निसार क्रिया हम करवा सकते हैं उसमें। ठीक है, हमने ताड़ागी मुद्रा कराई, उत्तम है। कपालभाति के स्ट्रोक कराए, उत्तम है। ये क्या करता है, पाचन को भी बढ़ाता है, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, ये चीज इसमें आता है। क्योंकि जो डिपोजिशन हुआ रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, एक्यूमुलेशन जो होता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, गर्मी पाके वो बाहर आता है। तो ये चीज बता रखा। ऐसे पेशेंट को एनीमा भी जरूर देना चाहिए, ये चीज है। ओके, अब इसके साथ साथ अब आते हैं किसमें, प्राणायाम में। तो प्राणायाम हमें कैसे, अनुलोम विलोम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, ये इस टाइप से हम करवा सकते हैं। क्लियर, ये सब इसके अंतर्गत आता है, ये चीज हम आगे। अब हम आते हैं कि और एक्सरसाइज क्या होती है, वॉकिंग कराना, वॉक करवा सकते हैं उसको। ठीक है, उसको हम ट्रैकिंग करा सकते। ट्रैकिंग का मतलब नहीं आप पहले दिन उसको 10 किलोमीटर लेके, ट्रैकिंग का मतलब हल्के हल्के ऐसी जो मिट्टी वाला रास्ता है। देखिए अब आप अगर मिट्टी के कच्चे रास्ते में चलते हो तो उतनी थकान नहीं लगती जितनी आप ऑन रोड चलते हो, जो रास्ते बने बनाए थे वहां ज्यादा थकान है। तो ऐसे जो कच्चे रास्ते में उसको धीरे धीरे ले जाना है। शुरू में आधा घंटा मतलब 10 मिनट जाने में, 10 मिनट रेस्ट, 10 मिनट आने में। तो धीरे धीरे उसका टाइमिंग बढ़ाते आधा घंटा करना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप करवा सकते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। ओके, अब आता है कि सबसे बात अदर्स में, पहले डाइट को छोड़ के, तो सबसे बड़ी बात है रिमेटाइड जो आर्थराइटिस वाले होते हैं, जो रिमेटाइड को, जो ऑस्टियो वालों को, इनको कहना चाहिए कि अपना वेट मेंटेन करें। क्योंकि वेट को मेंटेन करने से क्या होगा, जो वेट वेयरिंग ज्वाइंट्स हो गए, चाहे स्पाइन हो गया, चाहे घुटना हो गया, या पैरों में असर नहीं पड़ेगा, उसका जो वॉक होगा स्मूथली वो कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो वेट मेंटेन करना इज अ मेन फैक्टर। ठीक है, ये इसमें आता है। फिर इसके साथ होता है ओबेसिटी, क्योंकि वेट कैसे मेंटेन होगा, आप ओबेसिटी को कंट्रोल करके रखेंगे। यानी कि आपको क्या करना, ऐसा भोजन लेना है जो शरीर में गंदगी को पैदा ना होने दे। ठीक है, और सरलता से डाइजेस्ट हो जाए। तो आपको ये करना है, ओबेसिटी को बढ़ने नहीं देना है। तो वेट मेंटेन करना, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना।
तो इससे अगर आप ओबेसिटी को बढ़ने नहीं दोगे, वेट मेंटेन करोगे, तो लिगामेंट हो गया, जो मसल्स हो गया, हमारे जो जॉइंट्स के होते हैं वहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये तो मेरी जो एक्सरसाइज थी मैंने वो बताई। अब आते हैं हम आहार के ऊपर। यहाँ तक समझ आया श्रद्धा जी? क्लियर हो रहा है? हाँ जी मैम। क्लियर? तो ये चीजें देखिए, अब यहाँ तो इन्होंने कहा स्पेशली ओबेसिटी इसके लिए बोला, लेकिन मैं फिर कहूंगी ओबेसिटी को कभी नहीं इंक्रीज होने देना चाहिए, वेट मेंटेन करना चाहिए। ओके? और हर बीमारी, कोई बीमारी नहीं, इसी में अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए, हर डाइट लेनी चाहिए, और खासकर लड़कियों को लड़कों से ज्यादा आयरन डाइट लेनी चाहिए। आज की डेट में जैसे श्रद्धा जी ने कहा मेरे घर में लोहे के बर्तन है, वेरी गुड, कढ़ाई है, तो लोहे की कढ़ाई का अपने भोजन बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना? जैसे पुरानी कहावत होती है ना, सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए। तो खाने के रूप रंग मत देखो, उसके बेनिफिट देखो। तो जो लोहे की कढ़ाई में पहले कढ़ी बनाते थे, साग बनाया जाता था, तो उसमें आयरन की, जो पुराने लोग थे, कोई वो नहीं था, कमी नहीं थी। आज की डेट में जितना खाने की वैरायटी बढ़ रही है, तो लोग कुपोषण के शिकार इसलिए हो रहे हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आता है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए इसको ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहली बात आती है, अब डाइट में आते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले डाइट को मेंटेन करना है। और फिर मैं कहूंगी एक चीज सबसे पहले सुन लो, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लेमन, थोड़ा सिट्रिक जूस पी लीजिए। सिट्रिक जूस डायरेक्ट ना लीजिए, डाइल्यूट करके, जैसे पूरे दिन में लेमन वाटर लीजिए, आधे लेमन का। क्यों लीजिए? क्योंकि लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड क्या करता है, जो मैंने क्या कहा था अभी, क्या होता है, HCl का शॉर्टेज हो जाना। HCl के शॉर्टेज होने से क्या होता है, जो पेप्सिन जो होता है ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता, जिससे यूरिक एसिड क्या होता है, जमने लगता है, एक्यूमुलेशन होता है। तो जो सिट्रिक एसिड होता है वो यूरिक एसिड के डिसॉल्व के लिए वैल्यूएबल है, फेवरेबल है। क्लियर? अब जिस दिन आप अमरूद खाएंगे तो उस दिन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आंवला के बाद सेकंड नंबर में जो सबसे हाईएस्ट विटामिन सी होता है अमरूद में पाया जाता है। ये नहीं दीपाली जी कि नींबू भी खाना है, आंवला भी खाना है और अमरूद भी खाना, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो चिकनापन होगा हमारे एरिया से खत्म हो जाएगा, वहां पे अल्सर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना। क्लियर? इसलिए जो ज्यादा खट्टा खाता है ना, जो स्पाइसी खाता है, अल्सर की शिकायत उन्हें ही होती है। क्लियर हो गया? तो विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर रिमूविंग यूरिक एसिड। इसलिए कहते हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कहते हैं ना कि आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करिए, और आप पूरे दिन में लेमन टी या पूरे दिन में एक लेमन वाटर जरूर पीजिए, या अपनी जो दाल होती है छिलके वाली दाल में, उसमें नींबू निचोड़ के इस्तेमाल कीजिए। तो ये बात क्लियर हो रही है? आगे चला जाए। अब इन्होंने कहा कि क्या चीज करनी है, कि आपको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने जो आपको प्रोटेक्शन तो दे दे, खासकर ये क्या करे, इतनी इसमें जो प्रोटीन की मात्रा इतनी हल्की हो कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा HCl की जरूरत ना पड़े। तो यानी कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के जो एनर्जी देता है उसके लिए ऐसा रॉ जो फ्रूट्स होते हैं और जो आपके जो वेजिटेबल्स होते हैं लेना चाहिए। जैसे आप दालें खाते हो तो दालों के लिए HCl का होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में, तब दालें होंगी। जो रॉ मटेरियल में मिलते हैं ना, जो फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल्स में जो हमें प्रोटीन मिलता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हाई लेवल की HCl की जरूरत नहीं होती। क्लियर? तो ये चीज इन्होंने बता रखा है। ओके, अब कहते हैं कि इन्होंने कहा कि जो रॉ वेजिटेबल्स को यूज करना चाहिए एज अ सैलेड। जैसे इन्होंने बोला है क्या, इन्होंने बता रखी है, जैसे कि आपका हो गया वो खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। पत्ता गोभी हो गया, ठीक है, लेट्यूस हो गया, और आपका मूली, इसको आप सैलेड की तरह से ले सकते हैं। और इवन कहते हैं कि आप जो कुक्ड वेजिटेबल्स होते हैं वो कौन कौन से, जैसे आपके कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, आपका खीरा हो गया, कई लोग खीरे को भी हल्का सा सॉटे करते हैं, ठीक है, इवन कैरेट हो गया, बीट्स हो गए, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका आता है जैसे मशरूम हो गया, ये आप ले सकते हैं। जितने बीन्स हो गए, मटर हो गए, पालक हो गया, टर्निप हो गया, स्क्वैश होता है, एक स्क्वैश करके सब्जी आती है, कहते हैं ये जिसको कम अग्नि में ही सरलता से पक जाए, ऐसा भोजन का इन्होंने जो वर्णन किया, इनको एज अ कुक्ड वेजिटेबल्स की तरह इसको आपको यूज करना चाहिए, ठीक है ना। अब कहते हैं साथ साथ आपको रॉ जूस थेरेपी भी लेनी चाहिए, जैसे ग्रीन जूस हो गया, जैसे पालक में गाजर मिला दिया या आपने बीटरूट और गाजर ले लिया, इसको आप अपने रूटीन में लेना चाहिए। ये चीज होती है कि आयरन, क्योंकि कहते हैं कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले उनका कि जैसे बीटरूट इस टाइप से इन्होंने क्यों बोला है कि इसका जो एल्कलाइन जो एक्शन होता है ना, रॉ जूस का जो एल्कलाइन एक्शन होता है, ये क्या करता है, ये जो डिपॉजिट्स जो एक्यूमुलेट हो रखे हैं
इनको डिसॉल्व करता है, जो जॉइंट्स में जो डिपॉजिट हो रखे उसको निकालने का काम करता है। ओके, इतनी बात समझ आए? तो इसलिए इनके जो जूसेस होते हैं इनको लेना चाहिए। इन्होंने कहा ये होम रेमेडीज है। क्लियर? ये चीज उन्होंने बता रखा है। आप कहते हैं फ्रेश पाइनएप्पल, ये भी क्या करता है, ये एक तरह से इसके जो एंजाइम्स होते हैं इतने जल्दी इफेक्ट करते हैं कि जो स्वेलिंग आई हुई रहती है, जो दर्द होता है, ठीक है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उसको रिलीफ देता है। लेकिन पाइनएप्पल है, इसको भी डाइल्यूट करके लेना चाहिए। ओके, तो इसके जूस को भी लेते हैं तो जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है आर्थराइटिस के कारण, उसको ये सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों में ये रिलीफ का काम करता है। तो कई चीजें होम रेमेडीज में आती है ये चीज। आप कहते हैं रो पोटैटो जो थेरेपी, जूस जो थेरेपी भी काम आता है, इसमें जैसे आपने एक आलू ले लिया, तो आलू के छिलकों को हटाना नहीं, पील नहीं करना, उसको मोटा अच्छे ढंग से धोया, उसको पतला पतला जैसे स्लाइस काट लिया, रात भर 1 गिलास पानी में सोख करके रात छोड़ दिया उसको। सुबह सुबह क्या करना, खाली पेट उस पानी को पी लेना है। ये चीज हो गया। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, एक आलू लिया, उसका जूस निकाला, जूस निकल गया, तो जितना जूस है उतना उसको पानी मिला के आप उसको इंटेक कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो ये भी क्या करता है कि इन्होंने कहा कि ये भी बहुत अच्छा जो रिजल्ट देता है, किसका देता है, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। क्लियर? देखिए कई लोग कहते हैं डायबिटिक आलू नहीं खाता, आलू कोई प्रॉब्लम नहीं होती आलू खाने में। आलू खाने में तब दिक्कत होती है जब आलू को आप फ्राई करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आलू जब फ्राई होता है तब वो जहर बन जाता है। अगर आप कोई डायबिटिक होता है ना, कई लोग कहते हैं हम डायबिटिक है क्या, तो उसको आलू कैसे यूज करना है, स्लाइस किया, छिलका भी नहीं हटाना, गर्म पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ दो। फिर अब उस गर्म पानी को आप कहाँ यूज करेंगे? भाई परिवार में कई बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं, डायबिटिक नहीं है, लेकिन उनको तो आप एनर्जी दोगे ना। तो उस पानी से उस बच्चे के लिए दाल बनेगी तो सबके लिए बनेगी, तो आटा आप उस बच्चे के लिए तैयार कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट को वो सब्जी दे सकते हैं जिसको डायबिटिक थी, तो गर्म पानी में भिगाया तो उसके जो जितनी मिठास होती है वो निकल गया, तो ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं। तो ज्यादा आलू तब नुकसान होता है जब उसको आप फ्राई करते हैं, अदरवाइज उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा ये चीज आप कर सकते हैं। ओके, अब इन्होंने कहा जो काला तिल जो होता है, इसको जैसे थोड़ा सा आपने 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ले लिया, रात भर इसको 1 कटोरी पानी में सोख करने को रख दिया, धो धा के, और अगले दिन क्या करना, उस पानी को और उस तिल को चबा चबा के खाना है खाली पेट। तो कहते हैं ये भी क्या करता है, असर देता है, आर्थराइटिस में आराम देता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखी है। उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोल रखा है कि आप अपने पानी को कॉपर के बर्तन में रखिए। कॉपर का काम क्या होता है, मसल्स को ताकत देता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखी है। ठीक है, और कहते हैं किसी रीजन से अगर आप अगर हो सके तो आप कॉपर का रिंग या ब्रेसलेट भी पहन लीजिए। इसलिए देखिए हमारे जो उसमें बन रखा था, कहते हैं ना इसका ये कमजोर है तो ये पहनाइए, इसका ये कमजोर है तो ये पहनाइए। तो हमारे शास्त्र में भी कहते हैं ना कॉपर का रिंग ब्रेसलेट वगैरह पहनाएगा जाता है। कई लोगों को जेंट्स भी पहनते हैं अपने एंकलेट में। तो ये क्या आता है, ये हमारी जो मसल्स होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने के काम करती है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉपर का पानी इस्तेमाल करिए, ये चीज उन्होंने बताया था। अब कहते हैं कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में आप पूजा वाला जो कपूर होता है इसको लगा के अगर आप अपने शरीर की मालिश करें तो ये क्या कहता है, जो दर्द होता है उसमें आराम देता है। ये चीज उन्होंने बता रखी है। ठीक है ना, तो ये स्टिफनेस होती है, दर्द में आराम देता है, ये चीज बता रखा। और साथ साथ इन्होंने क्या बता रखा है, एक चीज सी बात, जब आप समुद्र में जो स्नान करते, अक्सर देखना जो आर्थराइटिस पेशेंट उनको ले जा लेना चाहिए, अगर पॉकेट अलाउड करती है तो कोस्टल एरिया ले जा लेना चाहिए, उन्हें नहलाने देना चाहिए कि चलिए नहाइए। क्योंकि क्या, तो उसमें जो आयोडीन होता है ये भी क्या करता है कि आपके जो हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है, जिससे क्या होता है, ये आप जैसे पैराथायराइड का भी संबंध इससे होता है आपके आर्थराइटिस से। तो क्या करता है, ये चीज क्या करते हैं, पेन रिलीफ का काम करता है। लेकिन फिर कहूंगे सी बात के बाद सादे से जरूर नहाना चाहिए। अगर आप समुद्र में नहीं नहा सकते, नहीं जा सकते, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, घर में जो आपका जो होता है ना सॉल्ट वाटर, जो सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट होता है, उसको आपको 30 मिनट के लिए थोड़ा सा, जैसे 1 चम्मच आपने ले लिया, 20 ग्राम पानी में डाल दिया, बाथ टब में डाल दिया, उसमें गर्दन बाहर निकाल के थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए हाथ पैरों में मालिश वालिश करने से। तो इन्होंने कहा इसका रीजन क्या होता है, लेकिन नहाना गुनगुने पानी में, गुनगुने पानी में डालना है। ओके, ठंडे पानी में नहीं नहाना है, गुनगुने पानी में। अब कोस्टल एरिया तो गर्म होता है, इसका बंदा वहां बेयर कर लेगा, टॉयलेट कर लेगा, लेकिन घर में नहीं। ठीक है, तो इसका क्या होता है,
इसमें क्या होता है, जो मिनरल्स जो होते हैं सी सॉल्ट में, स्पेशली आयोडीन, ये स्किन के पोर्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे, जो मैंने कहा था ना, जो हमारे जो ग्लैंडुलर, जो खास हमारे जो TSH जो होते हैं, थायराइड पैराथाइड, ये बैलेंस होने लगता है, और इसके डिसबैलेंस होने से भी क्या होता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये इसलिए कर लेना चाहिए, लेकिन रोज नहीं, हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में एक बार सी सॉल्ट वाटर से आपको नहाना चाहिए 30 मिनट तक, लेकिन गर्म पानी में डालना है, ये चीज उन्होंने बता रखा। दूसरा, हमेशा अपने शरीर को गर्म रखना चाहिए। गर्म का मतलब ठंडी जगह अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जहाँ ठंडी जगह गई स्टिफनेस बढ़ जाएगी, और जो होता है ना पेन, एकदम ट्रिगर का काम करने लग जाएगा, ये चीज उन्होंने बोल रखा। और अपने जो भी ज्वाइंट्स है जहाँ दर्द होता है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग तो बहुत टाइट कर लेते हैं, जब वो बैंडेज को हटाते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। तो जहाँ भी तकलीफ है, अगर बहुत ज्यादा टाइट से उसको कवर नहीं करना चाहिए, इतना कवर करिए ताकि मूवमेंट अच्छा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो। तो ये मैंने बहुत सूक्ष्म उससे चलती गई, यहाँ तक बताया। अब कोई दिक्कत है, अब आप पूछ लीजिए। मेरे बैठे बैठे मेरे भी दर्द होने लग गया। चलिए स्टार्ट, कुछ पूछ लीजिए। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन था, जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में क्या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैंने क्या एक्सरसाइज नहीं कहा, मैंने कहा टर्म एंड कंडीशन देखते हुए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उसको ज्वाइंट मूवमेंट कराने चाहिए, ज्वाइंट मूवमेंट कराना चाहिए ना, ये चीज कही थी। तो जॉइंट मूवमेंट्स करा सकते हैं? क्लियर आवाज नहीं आ जॉइंट रही। मूवमेंट्स करा सकते हैं, मतलब मैं ये कह रही थी, जैसे हम योगा में जॉइंट्स मूवमेंट्स करते हैं, तो क्या वो हम कर सकते हैं अर्थराइटिस में, जॉइंट्स पेन में? हाँ बिल्कुल, अगर पेन है तब भी, अगर पेन है किसी को, क्या तब भी? पेन तो शुरू में रहेगा, लेकिन मैंने क्या कहा, जैसे मालिश वालिश हमने कहा, तिल का तेल इसकी, जैसे उसको शुरू के आपको 1 हफ्ते आपने क्या करना है, ये मालिश करनी है तिल के तेल में, या नारियल के तेल में पूजा वाला कपूर डालकर गुनगुने तेल से मालिश वालिश करी। तो कहना, जब आप तेल लगाते हो तो अभी आप थोड़ा उनको एक्सरसाइज बताइए कि आप पहले शुरू में अपने घर में यही एक्सरसाइज करें, हफ्ते 10 दिन में सो आराम आएगा। मालिश तो डेली करनी है, उसके बाद आप धीरे धीरे, तो ज्वाइंट मूवमेंट बहुत इजी होते हैं, जैसे आपने देखा उंगलियों का हो गया, पैरों से स्टार्ट करते हैं, ये तो हल्के फुल्के ज्वाइंट मूवमेंट होते हैं। तो शुरू के 2 दिन तो बीमारी दर्द बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कम भी होने लगेगा। मान लो किसी की घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, और हम घुटने के मूवमेंट्स कराते हैं, राउंड अप घुमाते, क्या घुटने का मत कराइए ना, तो आप टोस का करा सकते हैं, टोस का कराइए ना, एंकल का कराइए, घुटने को बैंड मत करिए। फिर आप हिप जॉइंट का कराइए, ये तो करा सकते हैं। कंधे का करा सकते हैं, पैर अप एंड डाउन करा सकते हैं लेटे लेटे। जब धीरे धीरे उसको, जो इस मूवमेंट से असर, क्योंकि मसल्स तो सब खींच रहे, लिगामेंट तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट तो है ही ना, तो जब उसको धीरे धीरे आराम आएगा, तब आप घुटने में आइए, तब आप घुटने में आइए। समझ, उसे पवन मुक्त नहीं कराना है, उसको ना वक्रासन कराना है, उसको क्या करा सकते, जॉइंट मूवमेंट में आप क्या करा सकते हैं, जैसे चक्की आसन हो गया, नौकासन हो गया, ताड़ासन हो गया, ये तो कराएंगे। अब मैंने कहा वृक्षासन, उसे मत कराइएगा, मुड़ रहे हैं उसे नटराज मत कराइएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे आप देखेंगे, जब पैर अप एंड डाउन करते हो पंजे खींचते हुए, तो आपकी काफ मसल से लेके आपका जो नी का बैक एरिया, तो उसमें भी खिंचाव आता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे भी जब प्रेशर पड़ता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होने लगते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बन लगती है, ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, तो धीरे धीरे दर्द कम होने लगेगा। तब आप उस एरिया में आइए ना, तो आप उस एरिया को मत करिए, ऊपर नीचे तो करिए। आप देखो, पंजों को जमीन की तरफ खींचते हुए करेंगे तो असर पड़ रहा है, घुटने के जस्ट पीछे तो पड़ रहा है ना, घुटने में तो हम बैंड नहीं कर रहे, लेकिन उसका जो पीछे का पोर्शन होता है, वहां तो खिंचाव पड़ रहा है। तो आप देखेंगे एक समय बाद आराम आने लग जाए। क्लियर? गौमुख मत कराओ पैर फोल्ड करके, कहना सिंपल से जैसा बैठा जा रहा है सिंपल करिए। आप यहाँ का कराइए, यहाँ का कराइए, तो इसका मतलब नहीं, लेकिन बैक शुड भी स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। धीरे 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 जो हमारे पैरों में खिंचाव होगा, तनाव आएगा, तनाव का मतलब एक्सटेंशन, तो वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी मसल्स है, उसमें खिंचाव आने से ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा प्रॉपर होने लगेगा, और धीरे धीरे घुटने का भी दर्द कम होने लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। बट पर्टिकुलर शुरू में उस जगह हाईलाइट मत करिए। और कुछ? उसे हॉट फुट बाथ दे सकते हैं, लेग एंड स्पाइनल मसाज करा के हॉट फुट बाथ दीजिए, लोकल स्टीम दीजिए, इंफ्रारेड की सिकाई करिए, घुटनों के पीछे हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेटेशन दीजिए, कमर में दीजिए, ये इसके फायदे हैं। ठीक है ना? मैम एक चीज क्लियर कर दीजिए कैंपर के ऊपर, एक तो पूजा वाला कैंपर होता है,
और हाँ एक जी, पूजा दूसरा वाली, फिर- पूजा और पूजा एक वाला। दूसरा होता है ना, तो मतलब ये तो आते तो सिर्फ कैंपर ट्री से ही होंगे, जो भी डिफरेंट। पूजा का जो होता है ना, पूजा वाला, अगर मैंने कहा ना, अगर आपने पूजा करते हुए कभी कैंपर जलाते एकदम नाक से आंख से पानी आने लगता है। नहीं, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपर ना, एक तो पूजा वाला होता है और एक जो कपड़ों में रखते हैं। भीमसेनी कपूर बोलते हो, भीमसेनी कपूर। भीमसेनी इतनी अलग होता है, इसमें भीमसेनी तो बहुत, भीमसेनी भी होता है, भीमसेनी एक अलग सही होता है, उसका तो बहुत तेज होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके पॉकेट का, अगर भीमसेनी लेना चाहो तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका रेंज थोड़ा हाई होता है। लेकिन वो जो दूसरा बोल रहे हो वो उसकी थोड़ी लो कैटेगरी होती है। नहीं, पर ये तो कैंफर जो होता है वो कैंफर ट्री से आता है, ठीक है ना। लेकिन कैंफर इसमें ट्री होता है ना। फॉर्मेशन समझे नहीं, तो फॉर्मेशन उसमें कुछ ऐसा केमिकल भी तो डलता होगा जो इसको यहाँ और यहाँ चेंज करता होगा, कुछ तो ऐसा होता होगा जो इनकी फॉर्मेशन को चेंज करता है। इतना मुझे डिटेल नहीं पता, मुझे तो पूजा वाला कपूर पता है, क्योंकि जब मैं हवन, मेरा अपना एक रूटीन है, मैं करती हूँ हवन, इसलिए नहीं, क्योंकि जैसे कहते हैं हवन करने से जो बैक्टीरिया होते हैं डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक पॉजिटिविटी आती है, इसीलिए। तो जब भीमसेनी भी डाला जाता है, उसके बाद जो सिंपल पूजा वाला कपूर होता है, उससे कहते हैं एकदम नाक से पानी आने लगता है, बिल्कुल। तो ये भी उसके लिए अस्थमेटिक पेशेंट में इसकी तो मसाज करनी है, लेकिन विक्स का बिल्कुल मना है। उन्होंने कहा अगर, तो फिलहाल मुद्दा में यहीं पे आ रही हूँ, तो आप उस कपूर को, पूजा वाला कपूर जो होता है, वो कपड़ों वाला कपूर नहीं, वो नैफ्थलिन बॉल्स की जाती है उसको, आई थिंक दिमाग में, हाँ रिकॉल हुआ, नैफ्थलिन बॉल्स उसको ये कहते हैं। क्यों भाई विद्या रानी जी? मुझे पता नहीं मैम, लेकिन मुझे आयुर्वेदा में भीमसेनी कपूर पता है। हाँ, आयुर्वेद नहीं नेप्थलिन बॉल्स तो मुझे पता है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि कपूर जो है वो तो एक सेम ट्री से आता होगा ना, कपूर का ट्री होता है ना जो कैंफर ट्री। वो ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, उनके जो प्रोसेसिंग होती होगी उसमें चेंजेस आती है ना, ये चीज है। अब भीमसेनी है, इसको डालोगे बहुत तेज इफेक्ट डालता है, बहुत तेज है इसका पावर, और जो दूसरा है उसकी पावर है पर इतनी नहीं है इसकी जगह। तो पूजा वाला का वो चीज है, भीमसेनी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, अगर आप ले सकते हो बहुत अच्छा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, भीमसेन की पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, बोला हाई क्वालिटी है वो। मैम यहाँ जो भी है ना वो अफोर्डेबल है भीमसेनी कपूर के लिए। है यहाँ पे जो है ना वो सभी अफोर्ड कर सकते हैं वो कपूर। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अफोर्ड तो देखो, जो मरे वो क्या ना करेगा, जिसके गले गले आएगी तो कुछ भी करेगा, बट मैं कहती कैटेगरी वाइज, मतलब वो उसकी पावर ज्यादा है, और जो दूसरा नॉर्मल है उसकी पावर थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। तो ठीक है, तो भीमसेनी ले सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं, उसके भी कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपल दूसरा वाला आता है, जो जिसमें सरस्वती जी बनी हुई रहती है, ये उसमें आता है। अच्छा 2 सेकंड रुके, मैं अपने को जरा इससे हटा दूं, अब ये मैंने खोल तो दिया, अब मुझे बंद कैसे होगा मुझे ये नहीं पता। ओ भाई ये कहाँ चला गया, क्लास ऑफ हो गई, 2 सेकंड है। देखिए श्रद्धा जी, मेरे पास 2 वैरायटी है, देखो ये है भीमसेनी कपूर, दिख रहा है, दिखा, जी दिखा, हाँ दिख गया। ये भीमसेनी है, बहुत तेज खुशबू। एक ये वाला है, हाँ ठीक है, इसकी उतनी नहीं है, क्योंकि ये सब हवन के लिए है। ये सबके यहाँ होता है। देखिए जिसकी पावर, इसकी पावर इतनी तेज है, और साइज देख लो, अरे कि ये वाला होता है, तो इसकी पावर बहुत तेज है, मेरा बहुत तेज। क्वेश्चन ये था कि आप मतलब जो भी इसके अंदर नेचुरल चीजें होंगी, कपूर की जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसको आप तेल में डाल के, ये ऐसी क्या चीजें होती हैं कि जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं? इसको कहते हैं एंटी एलर्जी कहा जाता है, एंटी एलर्जी। अच्छा, ओके। इसलिए कहते हैं ना कि सर में जब तेल लगाते हैं थोड़ा सा ये डालना चाहिए, स्किन में जो आप करते हो मसाज स्किन वसाज, प्रॉब्लम्स थोड़ा सा डिजीज। हाँ, इसलिए कहते हैं ये सही रहता है, मतलब सूदिंग वे में है, ये काम करता है, ठीक है। इसलिए बोला गया। तो अब ये चीज है क्लियर। तो भीमसेनी भी डाल सकते हैं, जो भीमसेनी काजल इसके नाम से था, अगर आप भीमसेनी काजल आंख में डालोगे ना, तो जो जलन इरिटेशन होती थी ना, सारा पानी बहन के निकल जाता।